दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारी कहानी लव हैकर। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 4। और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों एक दो दिन में मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ रहा हूँ। रोमियो और जूलियट से प्रेरित कहानी है। आप लोगों को कहानी भी बहुत अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और जब भी सुनो तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब कल राघव ने आरोही को मना कर दिया था कि वो उसके साथ अब शादी नहीं कर सकता है, तो पूरे घर में हंगामा मच गया था। उधर आरोही के पापा ने बंदूक निकाल ली थी और वो राघव के घर पर आने ही वाला था। तभी राघव के पापा और अपने परिवार के साथ पूरे के पूरे लोग वहां पर आ पहुंचे थे। जैसे ही राघव का पापा आरोही के पापा के सामने आया, उन्होंने बंदूक उसकी कनपटी पर तान दी थी, लेकिन तभी आरोही ने उनको बीच में आकर पकड़ लिया। दूसरी तरफ से कार्तिक, जो प्रकाश के साथ आया था, वो भी दशरथ को रोकने की कोशिश करने लगा था। आरोही ने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसमें अंकल का क्या कसूर है पापा। वो तो देखो फिर भी आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। उसकी आंखों में डर और दुख दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके पैर कांप रहे थे, साथ ही होठ भी सूख रहे थे। वो लगातार अपने पापा को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। वहीं कार्तिक ने भी दशरथ अंकल को समझाने की कोशिश की और कहा, अंकल जी प्लीज शांत हो जाइए, हम बैठकर बात करते हैं ना। आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन दशरथ का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य चल रहा था जिसको देखकर उसका गुस्सा प्रकाश के प्रति और भी बढ़ता जा रहा था। उसको वो सीन साफ दिखाई दे रहा था जब मेहंदी की रस्म में आए लोग तरह तरह की बातें कर रहे होंगे आरोही के बारे में। और उनको ये भी दिखाई दे रहा था कि आरोही के साथ साथ सानवी के ससुराल वालों को भी छोड़कर वापस जा रहे हैं। तभी कपूर मैंशन के दरवाजे के बीचों बीच खड़ी हुई शबनम लड़खड़ाते हुए गिर गई, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। शबनम को शोक और घबराहट की वजह से पैनिक अटैक आ गया था। दशरथ जैसे ये देखता कि शबनम गिर गई है, वो तुरंत शबनम की तरफ भाग गया। जैसे आरोही के साथ साथ बाकी सब भी शबनम को संभालने की और उसके लिए बढ़ गए। जैसे ही सभी उनके पास पहुंचे तो रोशनी शबनम की हालात देखते ही समझ गई कि उनको पैनिक अटैक आया है। वो एक ट्रेडिशनल एक्यूपेंचर डॉक्टर थी। उसने शबनम के पास घुटनों के पल बैठते हुए सभी से कहा, प्लीज सभी पीछे हट जाइए, खुली हवा आने दो। आंटी को पैनिक अटैक आया है, मैं उनको ठीक कर देती हूँ। उसकी बात सुनते ही सभी अपनी अपनी जगह पर पीछे हट गए। वो सभी जानते थे कि रोशनी एक माहिर डॉक्टर है। किसी को भी उसकी मेडिकल स्किल पर कोई शक नहीं था। जैसे सभी आसपास से हटे, उसने पहले तो शबनम की छाती पर थोड़ा पंप किया ताकि हार्ट पंप हो सके। फिर उसने येन मेरिडियंस से हाथ घुमाते हुए उसका टेंडियन मेडियंस को पुल कर दिया। जैसे ही उसने उसको पुल किया, शबनम के होठ और आंखें फड़क उठी और अगले ही पल उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोल ली। उसको होश में आता देखकर सभी ने चैन की सांस ली। उसके बाद सानवी और कोयल शबनम को सहारा देते हुए अंदर ले गई। उन्होंने शबनम को लिविंग रूम में लगे हुए सोफे पर बैठा दिया था। वहीं उधर दरवाजे पर रोशनी ने दशरथ की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, हम कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं आपका। यहाँ तक कि पापा तो आपकी बेटी को मुझसे भी बढ़कर मानते हैं। अगर वो आपको दुख पहुंचाना ही चाहते हैं तो आपके गुस्सैल स्वभाव को जानते हुए यहाँ क्यों आते। प्लीज अंकल, बैठकर बात कर लीजिए आराम से, और आपस में लड़ने के बजाय इस बात के बारे में सोचते हैं कि इस मामले का क्या हल निकाला जाए। हमें मिलकर कुछ ऐसा हल निकालना पड़ेगा कि कोई आरोही पर उंगली ना उठाए और साथ ही हम सबकी इज्जत भी बनी रहे। उसकी बात सुनकर दशरथ थोड़ा शांत हो गया। तभी आरोही ने उनके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, पापा,
रोशनी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें अंदर बैठकर आराम से बात करनी चाहिए। ये कहते हुए उसको कंधा सहलाते हुए लिविंग रूम की तरफ लेकर जाने लगी। बाकी सभी भी अभी उनके पीछे पीछे ही चल रहे थे। सभी लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए थे। आरोही अपने पापा के पीछे ही खड़ी थी। तभी दशरथ ने प्रकाश की तरफ देखते हुए रूखे अंदाज में कहा, हाँ बोला प्रकाश, क्या कहना चाहते हो तुम? किस तरह मेरा और मेरे बेटे का मजाक बनाना चाहते हो तुम? उसके शब्दों में उसकी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वहीं प्रकाश की नजरें नीची थी और सिर झुकाए किसी मुजरिम की तरह बैठा हुआ था। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो तुमसे नजर भी नहीं मिला सकता दशरथ। मेरे बेटे ने मुझे इस काबिल छोड़ा ही नहीं। तभी पीछे से आरोही की मासी ने वहां पर आते हुए कहा, बहुत बड़ा जुल्म किया है राघव ने आरोही के ऊपर भाई साहब। अगर उसे शादी करनी ही नहीं थी, कोई और पसंद था तो फिर आरोही से रिश्ता जोड़ा ही क्यों था? इसका मतलब तो वो हमारी बच्ची को सोच समझकर धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है वो। उसकी बात पर प्रकाश ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, उसकी पसंद की शादी थी, किसी ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। इनफैक्ट उसने ही कहा था कि हमें वो आरोही से प्यार करता है और हम उसके कहने पर भी यहाँ रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन अब पता नहीं उसको एकदम क्या हो गया है, जो अपनी हर बात से पलट गया। क्या कहूँ मैं, मेरे बेटे ने ये सब क्यों किया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो अभी भी उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वहीं कार्तिक ने जब अपने पापा की झुकी हुई नजरों को और शर्मिंदगी चेहरे से देखा तो उसको अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने पापा को ऐसे किसी के सामने नजरें झुकाकर बैठे नहीं देख सकता था। तभी दशरथ ने शिकायत भरे लहजे में कहा, प्रकाश, क्या आज दोस्ती निभाई है तुमने? जिंदगी भर के लिए तुमने दुनिया के सामने रुसवा कर दिया मेरी बेटी को। यह नुकसान तो जिंदगी भर पूरा नहीं हो सकता हमारा। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे लड़ूं या फिर राघव का कॉलर पकड़ूं। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? उसको अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन प्रकाश ने वैसे ही सिर झुकाए हुए कहा, दशरथ, तुम मुझसे जितना लड़ो, जितना सुनाओ, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे बेटे ने जुल्म किया है तुम पर और तुम्हारी बेटी पर। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, उस जुर्म में न मैं शामिल था, न ही दिव्यानी और न ही मेरे और दोनों बच्चे। फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे बोले, मैंने राघव को अपने घर और जिंदगी से निकाल दिया है आज ही। अब उसका मेरे साथ कोई वास्ता नहीं। अब जिंदगी भर न मैं उसकी सूरत देखूंगा, न वो मेरी। तभी आरोही की मासी ने फिर में बीच में बोलते हुए कहा, भाई साहब, उसको अपने घर से निकाल दिया तो उससे हमको क्या लेना देना? हमारी बच्ची की तो जिंदगी खराब हो गई ना। लोग उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाएंगे। सभी लोग तो यही कहेंगे कि लड़की में ही कोई खराबी होगी, जो शादी के एक दिन पहले इनकार कर दिया लड़के ने। भाई साहब, अब सानवी के ससुराल वालों को तो जानते ही है ना। वो तो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने लगते हैं। इतनी बड़ी बात से कहीं उनकी शादी पर भी कोई असर ना पड़ जाए। अगर शादी पर असर नहीं पड़ा तो उसको पूरी जिंदगी यही ताने सुनने को मिलेंगे कि उसकी बहन को शादी के ठीक दिन एक पहले लड़के ने उसको छोड़ दिया है। प्लीज, इसलिए मेरा तो मानना यह है कि आरोही की शादी भी उसी ही दिन हो जिस दिन तय की गई थी। इसी में ही दोनों बच्चियों की भलाई है भाई साहब। हमें फौरन कोई ना कोई इस बात का हल निकालना होगा। देखिए ना, रस्म का समय होने वाला है और सानवी के ससुराल वाले तो मेहंदी लेकर आते ही होंगे। ये सभी उस मसले के हल निकालने की तैयारी कर रहे थे। वहीं आरोही भी अपने लेवल पर इस मसले का हल निकाल रही थी। अपनी मासी की बात सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके दिमाग में कार्तिक की बातें घूमने लगी, जो उसने लास्ट टाइम उसे गाड़ी में कही थी कि अगर कोई भी काम हो तो मुझे बताना, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कार्तिक के मोबाइल पर मैसेज कर दिया। आरोही ने उसको मैसेज में लिखा था, कार्तिक, क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो? उधर से तुरंत कार्तिक ने भी रिप्लाई किया, क्या? उसने मैसेज में क्या तो लिख दिया, लेकिन साथ ही आरोही को हैरानी और शौक भरी नजरों से देख रहा था।
आरोही भी उसकी नज़रों से समझ गई थी कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए उसने अगला मैसेज टाइप करते हुए लिखा, कल तो तुम बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि तुम मेरे दोस्त हो, जरूरत पड़ने पर कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अब प्रैक्टिकली प्रूव करने का टाइम आ गया है, तो तुम क्या पूछ रहे हो। कार्तिक ने जब यह मैसेज पढ़ा तो वो और ज्यादा हैरान हो गया। उसने आरोही को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हुए लिखा, क्या, मुझे तो आपकी बातों से सदमा लग गया है। तबीयत वगैरह ठीक नहीं है क्या आपकी। दूसरी तरफ से आरोही ने उसकी बात का जवाब देते लिखा, मैं पूरे होशो हवास में सोच समझ कर ये बात कह रही हूँ। सीरियसली तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम शादी करोगे या नहीं। मेरी छोटी बहन की शादी और बाबा की इज्जत बचाने के लिए मैं ये बहुत सोच समझ कर फैसला लेने पर अड़ी हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इस बार उसका मैसेज पढ़ने के बाद कार्तिक सोच में पड़ गया था कि अब वो क्या करेगा। वो अपनी जगह पर जम सा गया था। उसका दिमाग सुन पड़ गया। उसका दिल कह रहा था कि आरोही की बात मान ले, दिमाग उसको करने से रोक रहा था। वो लगातार आरोही को घूरे जा रहा था, आंखें सदमे से भरी हुई थी। तभी प्रकाश ने आरोही से माफी मांगते हुए कहा, आरोही बेटा, राघव ने जो कुछ किया उसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार तुमसे माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दो बेटा। वो आरोही से भी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। तभी दशरथ ने नफरत भरी आवाज में कहा, क्या माफ किया। प्रकाश तुम्हें भी और तुम्हारे बेटे को भी माफ किया। अगर तुम्हारी तसल्ली इसी बात में है और मेरी बेटी तुम्हें माफ कर दे तो ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये दुनिया कभी तुम्हें माफ न करेगी। सारी जिंदगी अपना बेकसूर होना साबित हम भी करते रहेंगे। जुर्म राघव ने किया और सजा पूरी जिंदगी मेरी बेटी आरोही को मिलेगी। वहीं कार्तिक अभी भी सोच में डूबा हुआ था कि वो क्या करे। दशरथ की बातें सुनकर उसका और भी ज्यादा खून खोलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी गहरी सांस ली। तभी दशरथ ने प्रकाश को और ज्यादा बेइज्जत करते हुए कहा, एनीवे, मैं भी इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रकाश। प्लीज प्लीज अब तुम यहां से चले जाओ। सभी का ध्यान उनकी तरफ ही था। तभी कार्तिक ने खड़े होते हुए आरोही की तरफ देखते हुए कहा, आरोही, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। कार्तिक ने यह बात कह तो दी थी। जैसे ये बात सबने सुनी, सब के सब चौंक गए, हैरानी से उसी की तरफ देखने लगे थे। सबसे बड़ा झटका दिव्यानी को लगा था। उसका दिमाग सुन पड़ गया था। वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। तभी प्रकाश ने भी चौंकते हुए कहा, क्या। उसकी क्या सुनकर कार्तिक ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, आरोही, मैं शादी करूंगा आपसे, अगर आपको मंजूर हो तो। फिर थोड़ा देर चुप रहने के बाद उसने फिर धीरे से कहा, बाकी आप सभी भी देख लीजिए। ये कहने के बाद वो उठकर वहां से बाहर निकल गया। वो बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया था और उसको अब ये कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। वहां मौजूद सभी लोग क्या फैसला लेंगे। सभी 5 मिनट बाद उसके परिवार वाले लोग भी आकर गाड़ी में बैठ गए थे। उनमें से सबसे ज्यादा गुस्से में दिव्यानी थी और वो गुस्से में कार्तिक को ही घूरे जा रही थी। वहीं प्रकाश ने कार्तिक को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा और घर चलने के लिए कहा। कार्तिक ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ घुमा दी। कपूर विला का रास्ता मेहता मैंसन से लगभग आधे घंटे का था। उस पूरे आधे घंटे में गाड़ी में कोई कुछ नहीं बोला। गाड़ी में पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही गाड़ी कपूर विला के बाहर आकर रुकी, दिव्यानी ने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला और गुस्से में जोर से बंद कर दिया। पैर पटकते हुए अंदर जाने लगी। रोशनी भी तेजी से उतरी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। कार्तिक भी गाड़ी से उतरकर सीधा अपने कमरे में चला गया। प्रकाश भी अपने कमरे में चला गया। पूरे कपूर विला में जहां कुछ घंटे पहले शादी की तैयारियां हो रही थी, वहां अब बिल्कुल सन्नाटा फैल गया था। तभी रोशनी ने उस सन्नाटे को चीरते हुए दिव्यानी से पूछा, मम्मी, ये क्या हो गया है। किसकी नजर लग गई हमारे इस परिवार को। दिव्यानी ने गुस्से में कहा, गए तो थे दोस्त से माफी मांगने,
ऊपर से एक नई जिम्मेदारी उठाकर आ गए हैं सिर पर। अरे हमने कहा था राघव से शादी तोड़े, खुद तो चलता बने हमें जलील करवा कर रख दिया। रोशनी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मॉम, कार्तिक और आरोही की शादी के लिए पापा कैसे मान सकते हैं? वहीं दिव्यानी ने झुंझलाते हुए कहा, अरे इतना बड़ा फैसला ले लिया, हमसे डिस्कस तक नहीं कर, समझा नहीं इन्होंने, देखा नहीं कैसे तुम्हारे पापा अकेले अकेले सब कुछ फाइनल कर दिए। मैं माँ हूं, आखिर कोई गैर तो नहीं हूं ना, कम से कम एक बार पूछना तो बनता था। ये कहते हुए उन्होंने गहरी सांस ली और आगे कहा, कार्तिक तो अपने काबिल भी नहीं है, वो किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? अब उसको भी पालो और उसकी बीवी को भी पालो। उसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। रोशनी ने भी थोड़ा परेशान कर होते हुए कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा आगे। दिव्याने ने उसी तरह से झुंझलाते हुए कहा, होगा क्या, शादी तो तय हो गई ना दोनों की, बस। दिव्यानी को उनके इस फैसले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं उधर मेहता मेंशन में भी माहौल बड़ा तनावपूर्ण था। शबनम अपना माथा पकड़े हुए बैठी थी। आरोही की मौसी काजल उसको दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। उसने शबनम के कंधे को सहलाते हुए कहा, दीदी, दीदी टेंशन मत लो, खुशी का मौका है, अब तो सब कुछ सही भी होने जा रहा है। तभी वहां सानवी आ गई। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, मॉम, ये आरोही क्या करने जा रही है? ये कार्तिक से शादी कैसे कर सकती है? उसको उन दोनों की शादी का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो आरोही को इस शादी करने से रोकना चाहती थी। तभी काजल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आरोही ने बहुत बहादुरी का काम किया है बेटा, उसने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। लेकिन सानवी ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मौसी, वो ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रही है, ताकि मेरे आने वाली जिंदगी में मुझे अपने ससुराल वालों से बातें और ताने न सुनने को मिले। वो अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रही है, सिर्फ मेरी खुशियों की खातिर। आप पापा से कहिए ना कि वो आरोही से कोई बात करे और उसकी बात ना माने। वो प्रकाश अंकल को मना कर दे इस शादी के लिए। जिस घर से उसे इतना दुख मिला, वो फिर से वहीं जाना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशियां बचाने के लिए। और शादी भी किससे? कार्तिक कपूर। वो तो उसे पसंद भी नहीं करती मम्मी। उसकी बात सुनकर शबनम ने दुखी हंसी के साथ कहा, तो तो प्यार ने कौन सा अच्छा सुलूक किया है? कार्तिक जैसा भी है, कम से कम अपनी, हमारे और दोनों घरों की रेपुटेशन को बचाने के लिए तैयार तो हो गया बेचारा। उसके बात पर सानवी ने हैरान होते हुए कहा, मोम, क्या आप भी रिश्ते के लिए रेडी हैं? शबनम ने हाथ हिलाते हुए उसे घूर कर देखते हुए कहा, सानवी, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है बेटा, अब हम बिल्कुल खाली हाथ हैं। हमारे पास अब और कुछ सोचने का समय भी नहीं है बेटा। सानवी ने दोबारा उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मोम। लेकिन इस बार शबनम ने उसको कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। बीच में ही डांटते हुए कहा, बस कर दो, अब तुम जाओ और देखो आरोही क्या कर रही है, जाओ। सानवी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने रूम की तरफ चली गई। उधर दूसरी तरफ कार्तिक अपने रूम में बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ था। आज जो कुछ भी हुआ था, उसको किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अभी तक शादी के बारे में ही सोच रहा था। तभी रोशनी उसके रूम में आई और उसने कार्तिक से पास बैठते हुए कहा, कार्तिक भाई, ये तुमने क्या कर दिया? कार्तिक, तुम और आरोही कैसे, क्या क्या बात करने के लिए हम लोग गए थे ना, तुमने और पापा ने ये क्या कर दिया? क्या तुमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि आरोही की मौसी पापा को बातें सुना रही थी? कहीं तुमने ये सब उसके दबाव में आकर तो नहीं किया ना भाई? रोशनी को तब से शक था कि कार्तिक ने एक कदम इसलिए उठाया क्योंकि आरोही की मौसी और मम्मी पापा उसके पापा की बात लगातार उसको ताने दे रहे थे। साथ ही आरोही ने भी प्रेशर में आकर हाँ कर दी होगी। तभी कार्तिक ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसको पूरी तरह से चौंका दिया था। कार्तिक ने धीरे से कहा, दीदी, मुझे ये सब करने के लिए आरोही ने ही कहा था। उसी ने कहा था मुझे, पता है, जैसे वो बेबसी से मुझे देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मुझे उसकी अब मदद करनी ही पड़ेगी। मुझे तो उन नज़रों से पहले किसी ने भी देखा ही नहीं था।
ऐसा काबिल समझा ही नहीं। मैं मना नहीं कर पाया दीदी, चाहते हुए भी मुझसे। सॉरी सॉरी दीदी, मैं नहीं समझ पाया कि मुझे क्या करना चाहिए था। कार्तिक को हमेशा लोग, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी, यूजलेस, नकारा ही समझते थे, जो कुछ भी करने लायक नहीं था। उसको आरोही ने अपने काबिल समझ लिया था, इसलिए वो उसको मना कर ही नहीं पाया था। इसी समय उधर लावण्या राघव के साथ उसके घर पर बैठ बात कर रही थी। उसने लावण्या की तरफ देखते हुए कहा, लावण्या, मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है, जस्ट बिकॉज तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आरोही से नहीं। लावण्या उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। वो उसकी बातें सुनकर थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन फिर भी उसने राघव को दिलासा देते हुए कहा, आई एम सॉरी राघव, आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। आई हैड नो आइडिया दैट योर पेरेंट्स आर सो रिजिड, बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड तुमने गलत क्या किया है। आई मीन यू टूक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। शादी से पहले ही मना कर दिया ना, किसी को धोखा तो नहीं दिया, चीट तो नहीं किया ना। राघव ने लावण्या को यह नहीं बताया कि वो आरोही और वो पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे। लावण्या को सिर्फ इतना मालूम था कि राघव अपने पापा के किसी दोस्त के बेटे से शादी करना चाहता है, और अब उसके लिए, उस शादी के लिए उसने मना कर दिया। अगर उसके बाद पहले ही पता होती कि वो सिर्फ लालच में आकर ऐसा कर रहा है, उसने पैसों के लिए 4 साल के रिलेशनशिप को भी छोड़ दिया, तो वो कभी भी उसको अपनाने के लिए तैयार न होती। तभी राघव ने भी थोड़ा मासूम सा बनते हुए कहा, लावण्या, तुम मेरे पापा को नहीं जानती। उनके अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, वो ऐसे ही हैं। लावण्या ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, दिस सीन्स वेरी कंजर्वेटिव, आई एम रियली सॉरी टू सी। वो राघव को थोड़ी दया भावना से देख रही थी। राघव के चेहरे से भी मासूमियत टपक रही थी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही कुछ चल रहा था। वो कैसे न कैसे अब लावण्या को पाना चाहता था। उसने हाथ हिलाते हुए लावण्या से पूछा, लावण्या, अब करना क्या है, मुझे प्लीज ये बताओ। लावण्या उसकी बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि राघव क्या पूछ रहा है, इसलिए उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मतलब राघव? ये कहते वो राघव के चेहरे की तरफ देखने लगी और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। राघव ने भी गहरी सांस लेते हुए तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मतलब लावण्या, मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़कर आ गया हूँ। क्या तुम अपने फादर से हमारी शादी की बात कर पाओगी? उसने अब चाल चलना शुरू कर दिया था। लावण्या ने भी तुरंत राघव को जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स राघव, मैं अपने डैड से जरूर बात करूंगी। वो राघव को सच्चे दिल से चाहती थी और उसको हर हाल में पाना भी चाहती थी। तभी राघव ने उससे आगे कहा, तो क्या वो एक ऐसे लड़के को अपना लेंगे जिसका परिवार ने उसको छोड़ दिया हो? राघव इस समय अंदर से भी घबरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अपनी घबराहट उसने आने नहीं दी। वो मन ही मन एक ही बात सोच रहा था कि उसने अब आरोही के साथ तो अपना रिश्ता खत्म कर दिया। अगर कभी लावण्या के फादर भी इस शादी के लिए नहीं माने, तो वो तो धोबी का कुत्ता बन जाएगा। तभी लावण्या ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, राघव, शादी मुझे तुमसे करनी है, तुम्हारे परिवार से नहीं। इट वुड हैव बीन वेरी नाइस अगर वो भी होते, तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती उनकी, पूरा परिवार होता। बट इट्स ओके, तुम जानते हो कि तुम काफी हो मेरे लिए, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है बेबी। ये कहते हुए वो बड़े प्यार से राघव की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार भरा हुआ था। बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन अपने ही एक मामूली एम्प्लॉय से प्यार कर बैठी थी। वहीं राघव ने एक दफा और कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो इस रिश्ते को पक्का अपना लेंगी? मैं उनकी ही कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ। वो अपने बेटे की शादी एक मामूली से एम्प्लॉय से कैसे होने देंगे? लेकिन लावण्या ने बड़े ही प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राघव, उनको तैयार होना पड़ेगा। मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत लाडली हूं मैं जैसा कहूंगी वो वैसा ही करेंगे। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे किसी बात के लिए मना किया भी नहीं है। राघव उसकी बात सुनकर अपने माथे पर हाथ फेरने लगा।
उसके बाद वो खड़ा हुआ और वापस होटल की तरफ जाने लगा। लावण्या ने भी उसको दरवाजे तक सी ऑफ किया और वापस खुश होते हुए अंदर चली गई। इसी समय उधर कार्तिक भी अपने रूम में बैठा शादी के बारे में सोच रहा था। उसके सामने बार बार वही सीन चल रहा था। उसको आरोही के ऊपर दया के साथ साथ अपनी किस्मत पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने अभी शादी के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा था और एक ही दिन में अब उसने शादी के लिए हाँ भी कर दिया था। वो अभी इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन निकालकर देखा तो उसके दोस्त आरव का फोन था। उसका बात करने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सोच लिया कि क्या पता कोई जरूरी काम हो, तो उसने फोन उठाया। जैसे उसने फोन उठाया उधर से आरव ने खुश होते हुए कहा, अरे क्या कर रहा है चीते, जल्दी से अड्डे पर आ जा, तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। उसकी बात सुनकर उदास कार्तिक ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या, कैसी खुशखबरी, तुम भी शादी करने वाला है क्या? उसके मुंह से एकदम शादी की बात निकल गई। उसकी बात को तुरंत कैच करते हुए दूसरी तरफ से आरव ने हैरान होते हुए कहा, शादी, किसकी शादी, किससे? उसको समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक अचानक ऐसे शादी की बात कैसे कर रहा है। इधर से कार्तिक ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, किसी की शादी नहीं, बस वो थोड़ा कंफ्यूजन में बोल गया। तुम बता क्या खुशखबरी है? वह अभी अपने दोस्तों को अपनी शादी के बारे में नहीं बताना चाहता था। उसको पता था कि उसका दोस्त उसके जरूर मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आरव तो बिल्कुल समझ गया था कि उसकी बातों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उसने एक बार और पूछा, नहीं नहीं चीते, कंफ्यूजन वाली तो कोई बात नहीं है, तू सीधा सीधा बता क्यों नहीं रहा, कहीं तू शादी तो नहीं कर रहा? कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी किसी से शादी नहीं कर रहा। तू मुझे ये बता कि तू किस खुशखबरी की बात कर रहा है? लेकिन आरव को अब पक्का विश्वास हो गया था कि कार्तिक जरूर उसे कुछ छिपा रहा है। वो दोनों बचपन से साथ थे, इसलिए आरव कार्तिक की आवाज सुनकर ही समझ जाता था कि उसके दिल में आखिर क्या चल रहा है। लेकिन वो ये भी जानता था कि कार्तिक ऐसे कुछ तो नहीं बताने वाला। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मान गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी तुम्हें खुशखबरी ऐसे नहीं सुनाऊंगा। तू एक काम कर, जल्दी से गेम जोन में आ, वहीं बैठकर बातें करते हैं। ये कहते हुए वो कार्तिक को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और फोन काट दिया। इधर कार्तिक भी उसकी बात सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन साथ ही उसकी शादी वाली टेंशन भी उसको सता रही थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक गेमिंग जोन चला जाए। एक तो आरव की बात भी हो जाएगी और दूसरा थोड़ा मूड फ्रेश भी हो जाएगा। इसलिए वो बाहर निकला और अपनी बाइक पर बैठकर गेमिंग जोन की तरफ चल पड़ा। क्या खुशखबरी थी आरव के पास जो उसे वो बताएगा? क्या आरव को पता चल जाएगा कि कार्तिक शादी कर रहा है? और वो क्या करेगा अब आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी लव हैकर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और अपने चैनल सुकून एफएम को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें।